नमस्कार साथियों, आप लोग को जानकारी है या अवगत हैं आप लोग, विगत कुछ दिन पहले आयुध निर्माणी के कर्मचारी क्रमिक धरने पर लगातार 18 दिन तक ये धरने को जारी रखे। उस समय भी सोशल जस्टिस चैनल के माध्यम से आप लोग को ये जानकारी मिली होगी कि ये धरना आखिर क्यों दे रहे हैं। आयुध निर्माणी के कर्मचारी ये धरने पर लगातार क्यों बैठे, क्या कारण? धूप, गर्मी, बरसात, इस वैश्विक कोरोना जैसे महामारी में भी वो लोग अपने परिवार, घर, बच्चे सबको त्याग कर लगातार धरने पर बैठे थे। तो साथियों, आप लोग को कुछ दिन बाद पुनः हम आयुध निर्माणी खमरिया के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आयुध निर्माणी खमरिया के बड़ी यूनियन लेबर यूनियन के जेसीएम चतुर्थ पद पर और जेसीएम चतुर्थ के सचिव पद पर सुशोभित हुए हैं। उनसे हम अभी रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर आयुध निर्माणी के साथ ये समस्या क्या है, जिनका इतिहास 219 वर्ष पुराना रहा हो और अचानक ऐसा कौन सी भूचाल आ गई कि आयुध निर्माणी के कर्मचारी एवं उनके लीडरान, फेडरेशन, तमाम श्रमिक संगठन आज एक जुट में बंद होकर एक गठबंधन के तहत एक बैनर तले इकट्ठा होकर के ऐसी लड़ाई को जारी रख रहे हैं और क्रमिक धरना को वापस लेना पड़ा। तो हम अभी आप लोग को रूबरू कराएंगे लेबर यूनियन आयुध निर्माणी खमरिया के जेसीएम चतुर्थ सचिव पद पर सुशोभित कॉमरेड श्री राकेश रंजन जी से। कॉमरेड राकेश रंजन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा संगठन जिनका इतिहास 219 वर्ष पुराना है और सरकार इस इतनी पुरानी संस्था को, इतनी पुरानी संगठन को निगमीकरण में तब्दील करने पर उतारू हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे राकेश रंजन जी कि आप ये बताएं कि आयुध निर्माणी या आयुध निर्माणी बोर्ड ये है क्या? क्योंकि बहुत सारे जनमानस ऐसे हैं जो आम जनता है, ये कह लीजिए कि जहां पर आयुध निर्माणी है नहीं, वहां के लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो आप ऐसा परिचय दीजिए कि आयुध निर्माणी के बारे में लोग जाने और आयुध निर्माणी है क्या, आखिर ये हमारे देश के लिए इतना अति आवश्यक सेवा क्यों है, ये हमारे देश में जो आयुध निर्माणियां हैं उनकी देश के रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा में क्या योगदान है। तो कॉमरेड आप ये बताइए कि आयुध निर्माणी के बारे में ये कब हुआ, ये क्या है और लोगों के जीवन से कैसे संबंधित है आयुध निर्माणी के बारे में। नमस्कार। भारतीय आयुध निर्माणियां जो है देश की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई है। ये एक औद्योगिक संरचना है और ये आज नहीं, जो हम लोग 225 वर्षों से देश की सेवा के लिए, देश की तीनों सेनाओं के लिए, चाहे वो युद्ध में लड़ने के लिए हथियार हो या उनके वर्दी हो, पैर में पहनने के जूते हो, सुरक्षा कवच के लिए उनका जैकेट हो, तमाम सेनाओं को जो प्रतिदिन और युद्ध में जो वस्तुएं उपयोग करते हैं, वो सारे वस्तुएं आयुध निर्माणियां बनाती आई हैं। ये आज से नहीं, ब्रिटिश काल जब हुआ करती थी तब
सैनिकों के साजो सामान बनाने के लिए और अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुध निर्माणियाँ की स्थापना की गई थी। सबसे पहली आयुध निर्माणी ईसापुर, जो कि कोलकाता में स्थित है, सबसे पहली निर्माणी का गठन वहाँ हुआ। और ये आयुध निर्माणियाँ है क्या? जहाँ तक हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ ये आयुध निर्माणियाँ स्थित है वहाँ तो लोग इसको भली भांति जानते हैं, लेकिन देश के एक बड़े वर्ग में ये आयुध निर्माणियाँ नहीं है, जिससे लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये आयुध निर्माणियाँ बनाती क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल, थल और वायु 3 सेना हमारे देश में हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है और हमें चौथी सेना का पद प्राप्त है। हम चौथी सेना के रूप में भारत में जाने जाते हैं। तो मैं आज तमाम देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ जो आयुध निर्माणियों के केवल एक कारखाना समझते हैं। आयुध निर्माणियाँ केवल एक कारखाना नहीं है और यहाँ काम करने वाले केवल अपना यहाँ से आय के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि जिस तरह सेना अपने देश के लिए लड़ती है, अपने देश के लिए काम करती है, उसी प्रकार यहाँ के कर्मचारी जो हैं देशभक्ति उनके कण-कण में बसा हुआ है। तो पहली बार तो देशभक्ति के लिए काम करते हैं और उसके बाद अपने परिवार के लिए आय का साधन ये आयुध निर्माणियाँ उनके लिए है। हमें बहुत गर्व होता है कि हम ऐसी आयुध निर्माणियों में काम करते हैं जिसके बल पे या कहिए जिसके दम पे हमारी तीनों सेनाएं जो है वो हमेशा ही अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। तो ये आयुध निर्माणियाँ जो कि ईसापुर से शुरू हुई, जब तक देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक केवल 18 आयुध निर्माणियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे हम प्रथम युद्ध से लेकर के उसके बाद चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या आखिरी में 1999 में कारगिल युद्ध हो, जिस तरह से आयुध निर्माणियों का उसमें बढ़ चढ़ के योगदान रहा, उसको देखते हुए समय समय पे और आयुध निर्माणियाँ बनी और आज जो है देश में 41 आयुध निर्माणियाँ कार्यरत है। इन आयुध निर्माणियों का जो देश में देश के प्रति जो योगदान है इसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। तो साथियों, अभी जो सुन रहे थे आप, ये आयुध निर्माणियाँ सिर्फ आय का स्रोत नहीं है। ये निर्माणियाँ देश की रक्षा सुरक्षा में उतना ही योगदान देती है जितना कि हमारे तीनों सेनाएं। यहाँ के कर्मचारी उतना ही देशभक्ति के प्रति जागरूक हैं, देशभक्ति के लिए काम करते हैं जितना कि हमारी सेनाएं भी। तो कॉमरेड, ये बताइए कि जिस प्रकार से आयुध निर्माणियाँ का योगदान रहा प्रथम विश्व युद्ध से लेकर ब्रिटिश शासन काल से लेकर हमारे देश आजाद के बाद 99 कारगिल वार तक, फिर भी सरकार ऐसे क्यों आतुर हुई है कि आप लोग को निगमीकरण करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रही है, या कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार ये सरकार जो है इसको निगमीकरण के लिए एकदम ये कह लीजिए कि निगमीकरण में तब्दील कर चुकी है। आखिर इसका रीजन क्या? देखिए, सरकारें चाहे कोई भी हो, आयुध निर्माणियाँ जब से बनी है तब से समय समय पे इसका आधुनिकीकरण होना चाहिए था। हमेशा हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष SN पाठक जी और महामंत्री कॉमरेड श्री कुमार जी सरकार से बीच बीच में बात करके लगातार इन आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण के लिए बात करते आए हैं। अगर समय समय पर इनका आधुनिकीकरण किया जाता, सेनाओं के डिमांड के हिसाब से पर्याप्त वर्कलोड हमें मिलता, तो निश्चित ही आज आयुध निर्माणियाँ का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा होता। और अब रहा निगमीकरण का सवाल। देखिए, निगमीकरण
कई चीज़ें ऐसा है आज़ादी के बाद देश में जिनकी संरचना हुई, उस हर संस्था को हम लाभ से नहीं जोड़कर देख सकते। जिस प्रकार चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इनको हम लाभ से नहीं जोड़ कर देख सकते, क्योंकि ये जनता के हित के लिए है। उसी प्रकार जो देश की सुरक्षा के लिए बनी है ये आयु दिनवानियाँ, उसको हम लाभ से जोड़ करके नहीं देख सकते, क्योंकि आपने देखा है अभी कोरोना काल में जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, लगातार लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सारी मौतें हो रही थी, तो उन्हीं सरकारी उपक्रम, चाहे वो कहें अपने पुराने अस्पताल, सरकारी अस्पताल या आयु दिनवानियाँ, जो कि सैनिटाइजर से लेकर के पीपीई किट और बाद में फिर मेडिकल वेंटिलेटर बनाने का काम किया। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी पूरे देश में, तो बोर्ड से बातचीत करके हमारे फेडरेशन ने भी बोर्ड से बात किया और फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी बात हुई। और फिलहाल एक कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। देखिए, निगमीकरण से हम डरते या घबराते नहीं हैं, लेकिन आखिर सरकार खुद ही ये बोलती है कि आप जो हो अति आवश्यक सेवा में हो। तो जब हम अति आवश्यक सेवा में हैं तो फिर हमारा निगमीकरण क्यों? आज सरकार जो है किसी निजी कंपनी के हाथ पे निर्भर नहीं है। जब भी उसको गोला बारूद की जरूरत पड़ती है, सरकार के पास पर्याप्त गोला बारूद है, जो कि हमारे सेनाओं के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर निगमीकरण हुआ तो हम निजी कंपनियों के हाथ, उन पे निर्भर रहेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और निगमीकरण क्यों करना चाहती है सरकार? आज तक इन्हीं आयु निर्माणियों ने लगातार कई युद्धों में हमारे सेनाओं का साथ दिया। इन्हीं के बनाए हुए उत्पादन पे हमारी सेनाओं ने सारे युद्ध में विजय हासिल की। आज भी यहाँ के कामगार जो हैं वो अपनी कुशलता के कारण निजी कंपनियों को टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं। और कहें तो उनके पास अत्याधुनिक मशीन नहीं रहने के बावजूद भी आज वे सेना का जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में सक्षम है। तो फिर ये निगमीकरण क्यों? निगमीकरण से क्या मिलेगा सरकार को? निगमीकरण जो है हम समझते हैं कि निजीकरण की पहली सीढ़ी है। सरकार ने कुछ दिन पहले खुद एक वक्तव्य जारी किया था कि निगमीकरण तो निजीकरण का ही रूप है। आज तक जिन कंपनियों को निगमीकरण किया गया है उसमें आप बताइए क्या सुधार हुआ है? उनका या उस संस्था का या उनके कर्मचारियों का क्या भला हुआ है? आपके सामने BSNL, HAL, विद्युत बोर्ड जैसी कई कंपनियां आपके समक्ष हैं। आप भली भांति जानते हैं, देश भली भांति जानता है कि आज उनकी स्थिति क्या है। BSNL के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी सारी टावरें होने के बावजूद भी आज देखिए वही 3G पे अटका हुआ है, जिसके कारण से तमाम उपभोक्ता परेशान होकर उसको दूसरे कनेक्शन ले रहे हैं, BSNL को त्याग रहे हैं। तो ये किसका नुकसान है? एक दिन ऐसा आएगा जब BSNL के पास कुछ नहीं बचेगा और लास्ट में उसको बंद करना पड़ेगा। और जिस दिन BSNL बंद हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा यही प्राइवेट कंपनियां किस हिसाब से लोगों को लूटती है, किस प्रकार से उनके चार्जेस बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि निगमीकरण होने से कोई फायदा नहीं है। सरकार निगमीकरण क्यों कर रही है? अगर करना ही कुछ है इसका तो इनका आधुनिकीकरण करें, इनको पर्याप्त लोड दें, सेना को जिम्मेदारी दें कि आप जो भी गोला बारूद, सैन्य सामान जो भी आपको उपयोग में आप लाते हैं वो अपने आयु निर्माणियों से ही खरीदें, ताकि आयु निर्माणियाँ लगातार उत्पादन करती रहेगी और करती है। और इसी प्रकार जो एक सेना और आयु निर्माणियों का जो एक विश्वास है इसी प्रकार कायम है। तो राकेश जी ये बताइए कि यदि ये ऑर्गेनाइजेशन निगमीकरण हो जाए या ये कह लीजिए कि निगमीकरण में तब्दील हो गई, तो इससे आप लोग का सेवा शर्त या आप लोग का प्रोडक्शन या आप लोग का ये बोल लीजिए कि सैलरी पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, जैसा मैंने भी पहले बताया
कि BSNL जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। BSNL भारत संचार निगम के पहले जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसको नाम दिया गया था कनेक्टिंग इंडिया। कनेक्टिंग इंडिया मतलब भारत के हर नागरिक को एक दूसरे से जोड़ना, न कि उस समय प्रॉफिटिंग इंडिया था उसका नारा। लेकिन बाद में सरकार उसमें प्रॉफिट देखने लगी। तो प्रॉफिट हर चीज़ में नहीं देखा जा सकता, कुछ सरकार की जिम्मेवारी भी होती है। आप लोग जैसा जानते हैं कि गांव में जनरली बोला जाता है कि आप हमारे सरकार हैं, मतलब आप हमारे माई बाप हैं। लेकिन आज सरकार की यह स्थिति है और सरकार अपने बच्चों को बिल्कुल लावारिस बनाने पे तुली हुई है। मैं पुनः एक बार सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारत के युवाओं ने अपना अमूल्य वोट देकर के आपको ऊपर विश्वास दिखाकर आपको उस पद तक पहुंचाया है, आपकी सरकार बनाई है, तो एक बार पुनः आप उन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी देश की सुरक्षा के बारे में सोचने का काम करना होगा सरकार को। और इन आयुध निर्माणियों को भरपूर काम देना पड़ेगा। और इनके साथ साथ जैसा आपने बोला आधुनिकीकरण, तो उसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। आधुनिकीकरण का मतलब ही ये है कि और अच्छी मशीनें प्रदान करना, अच्छे मटेरियल देना, अच्छे टूल्स देना, लोगों को और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है ताकि जो भी हमारा साजो सामान यहाँ से उत्पादन हो वो और गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे सेना के पास शून्य टाइप का भी कहीं ये न रहे कि अगर ये होता तो हमारा ये नुकसान नहीं होता। क्योंकि देखिए हमारे पास तो चांसेज हैं, लेकिन सेना जब वहाँ युद्ध के लिए जाती है उनके पास एक मौका भी नहीं होता है। इसलिए गुणवत्ता वाले हथियार बहुत ही ज़रूरी है और इन निर्माणियों का आधुनिकीकरण बहुत ही ज़रूरी है। तो राकेश जी ये बताइए, जिस प्रकार से आप बोले कि गुणवत्ता वाली ज़रूरी है और कई प्रकार टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि कई आर्मी के ऑफिसर्स भी आयुध निर्माणी के प्रोडक्ट को वो फेल्यूर बताते हैं। क्या ये सच्चाई है कि ये एक प्रकार का साजिश है? देखिए, जब हम यहाँ किसी भी गोला बारूद का उत्पादन करते हैं तो हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का एक एक विंग होता है जो कि तैयार उत्पादन को इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन के बाद उनके संतुष्ट होने पे ही वो गोला बारूद यहाँ से सेना के लिए सप्लाई किया जाता है। अगर हम उत्पादन करते हैं और अगर खराब उत्पादन होता है तो फिर वो क्यों इस गोला बारूद को पास करके सेना के पास भेजते हैं? तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो जनाब जो जब तक अपने सर्विस पे रहते हैं तब तक तो कभी उनकी शिकायत नहीं रहती है इन आयुध निर्माणियों से। लेकिन जब अपने सेवा काल पूर्ण कर लेते हैं तो जब वो टीवी पे आते हैं तो पता नहीं उनकी मनोदशा क्या होती है। इन निर्माणियों के बल पर जो युद्धें हुई हैं, जो सेना प्रतिदिन अभ्यास करती है, उस समय इनका तो मुंह कभी इन निर्माणियों के प्रति नहीं खुलता है। अगर जैसा मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार सरकार को आधुनिकीकरण पर जोर देना चाहिए, इन महानुभावों से भी मैं यही बोलता हूं कि आप अगर सर्विस में रहते हुए इन निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए अगर बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बनिस्पत की सेवा काल पूर्ण होने के बाद टीवी पर आ करके फालतू का दोषारोपण आयुध निर्माणियों के उत्पादन पे करना ये बहुत ही गलत बात है। यानी ये कह लीजिए कि ये जो भी यहाँ से प्रोडक्ट जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, यानी कि जितने भी आयुध निर्माणियाँ हैं जो भी प्रोडक्ट करती है उसमें तीनों सेनाओं का एक एक पार्ट, एक एक टुकड़ी सभी लोग होते हैं और उसकी एक बहुत ही शुद्धता पूर्वक से उसका इंस्पेक्शन होता है। और इंस्पेक्शन करने के बाद उसको फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ उसको अटैच किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब दोषारोपण बिल्कुल ही फर्जी है, बिल्कुल ही एक ये कह लीजिए कि साजिश है, या सरकार के माध्यम से हो या वो जो भी किसी प्राइवेट कंपनी के एजेंट के माध्यम से वो बोलते हैं। तो आप ये बताइए, जैसा कि मैं पहले भी पूछा आपसे
कि अगर निगम हो जाता है ये फैक्ट्री या निगमीकरण बनी जाती है तो आप लोग का सर्विस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपकी सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि केवल हम लोग आयु निर्माणिया में इसलिए काम करने नहीं आए हैं कि केवल अपनी सैलरी को देखें। सबसे पहले देश सेवा है। देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारी सैलरी भी सुरक्षित रहेगी। और बात अगर है कि सरकार से कि हमारे सेवा शर्तें क्या रहेगी, तो सरकार की नीयत पे क्या भरोसा करें। इसके पहले हम लोग जब सरकार से लगातार हमारे फेडरेशन के लीडर बात करते आए हैं तो यही सरकार आज से 1 साल पहले तक बोलती आई थी कि हमारे पास निगमीकरण का अभी कोई ऐसा मसौदा नहीं है या हम इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। उसके बाद भी लगातार वार्ता हुई, फिर एक बार निगमीकरण की लहर आई। हम लोग ने उस समय 19 अगस्त 2019 को 5 दिनों पे हड़ताल पे जाने का काम किया। उस समय फिर हमारे फेडरेशन लीडर से बात हुई तो फिर उस समय सरकार ने ये कहा कि ठीक है, हम अभी निगमीकरण का जो है ठंडे बस्ते में डालते हैं। फिर हमारी हड़ताल समाप्त हुई। फिर उसके बाद लगातार 1 साल तक वार्ता चलती रही। उसके बाद चीफ लेबर कमिश्नर की मध्यस्थता हुई, क्योंकि हम लोगों ने 12 अक्टूबर से 2020 से हड़ताल पे जाने का घोषणा किया था। तो उस समय चीफ लेबर कमिश्नर की मध्यस्थता हुई और उन्होंने बोला कि सरकार भी अपने निगमीकरण के कदम को रोके और आप भी हड़ताल पे नहीं जाइए, जैसा दोनों जगह यथास्थिति है उस प्रकार बनाए रखिए। चूँकि हम लोग शुरू से ही वार्ता में विश्वास करते आए हैं तो चीफ लेबर कमिश्नर की मध्यस्थता के बाद हम लोग ने हड़ताल को टाल दिया। सरकार ने बोला तो जरूर, लेकिन पीछे रास्ते से वो निगमीकरण का काम करती रही। और लगभग 1 साल की वार्ता के बाद जब चीफ लेबर कमिश्नर ने बोल दिया कि मैं दोनों की वार्ता करवाने में असक्षम हूँ, वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो सरकार ने आनन फानन में दूसरे दिन निगमीकरण की घोषणा कर दी। जबकि इसके पहले लगातार सरकार बोलती आई, फेडरेशन लीडर से बात होते रहा कि भाई आधुनिकीकरण के लिए आप लोग बोलते हो तो किस प्रकार से निर्माणियों का आधुनिकीकरण किया जाए। हमारे फेडरेशन के लीडरों ने बैठ करके आपस में तय करके उनको अच्छे अच्छे उपाय बताए कि इससे आधुनिकीकरण हो सकता है। उसके बाद फिर सरकार ने एक और चाल चली। सरकार ने बोला कि आपका जो उत्पादन हो रहा है इस उत्पादन से संतुष्ट नहीं है, उत्पादन और होना चाहिए। हमारे फेडरेशन लीडरों ने सभी आयु निर्माणियों के सभी यूनियनों से बातचीत किया और एक उचित टारगेट सरकार ने जो सोचा था उससे बढ़ के बताया है कि आप हमको वर्कलोड दीजिए, हमारे कर्मचारी सक्षम हैं देश की सेवा के लिए, वे बढ़ चढ़ के उत्पादन करेंगे और इतना उत्पादन करेंगे। सरकार जब देखी कि कर्मचारी हर तरह से तैयार है तो सरकार के मन तो पहले से ही था कि इसको निगमीकरण करना ही है। तो सरकार ने इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए निगमीकरण की घोषणा कर दी। अब ये बताइए आप कि हम तो हमेशा अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन सरकार हमेशा अपनी बात से पलटती रही, तो हम कैसे विश्वास करें कि अगर कल को निगमीकरण हो जाता है तो हमारी सेवा शर्तें क्या होंगी, हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमें मिलने वाली अस्पताल की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो या आवास की सुविधा हो, या जो हमारी नौकरी में नियुक्ति के समय जो सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि आप सरकार इतने सालों के बाद आप निगमीकरण में चले जाओगे, इतने सालों के बाद निजीकरण हो जाएगा, तो आज फिर सरकार अपनी बातों से क्यों मुकर रही है और निगमीकरण क्यों करना चाहती है। निगमीकरण के बाद कर्मचारियों के मन में यही डर है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो संस्थाएं निगमीकरण हुई है बाद में उसको निजीकरण कर दिया गया है, तो कल को हमारे पास काम होगा कि नहीं होगा। अगर काम नहीं होगा तो हम फैक्ट्री को प्रॉफिट कैसे दे पाएंगे, और अगर हम फैक्ट्री को प्रॉफिट नहीं देंगे तो हमारे पास जो तमाम मिलने वाली जो हमारे उत्पादन के बाद जो हमारी सुविधाएं हैं वो सरकार कब तक बहाल करेगी। तो इसलिए सरकार की नीयत पे हम लोग का शक है, क्योंकि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। साथियों, आप जिस प्रकार से सुने कि
कर्मचारियों का सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है। क्योंकि ये सरकार जिस प्रकार से हमेशा जो बातें बोलती है कि हम निगमीकरण नहीं करेंगे, हम उसका आधुनिकीकरण करेंगे, फिर इनके सभी लीडरान और कर्मचारी लोग ने सरकार को ये भी चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, हम प्रोडक्शन भी देंगे और गुणवत्ता भी देंगे। इसके बावजूद भी निगमीकरण में धकेल दिया गया। और एक कर्मचारियों में डर है कि निगमीकरण होने के बाद क्या हमारी सर्विस का जो गारंटी है कि हम भारत सरकार में आए थे तो हम भारत सरकार में रह पाएंगे कि नहीं, और हमारा जो 60 साल का सर्विस है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जो आज हमारा वेतन एक नियमतः सरकारी संवैधानिक रूल के तहत जो बढ़ता है, अलाउंसेज मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं मिलेंगे कि नहीं। ये तमाम जो सुविधाएं हैं या सेवा शर्त हैं या सर्विस का कंडीशन है, इन सब के लेकर कर्मचारियों में एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। और तमाम कर्मचारी इसी चिंता में लगे हैं कि हमारा सर्विस का क्या होगा। हम लोग तो भारत सरकार में आए थे, कल को हम निगमीकरण होंगे, कल परसों अडानी अंबानी के हाथ होंगे, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगले कड़ी में पूछते हैं कि कॉमरेड ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि हम 5 दिवसीय हड़ताल पर गए, उस समय सीएलसी ने इसको कमान संभाली कि हम मध्यस्थता करेंगे, कि आप लोग के साथ उचित न्याय होगा, एक उचित व्यवहार किया जाएगा। तो आप ये बताइए कि अचानक सीएलसी ने अपने हाथ पीछे खींच लिया, इसके बाद सरकार आनन फानन में उसको निगमीकरण की कैबिनेट में फैसला कर चुकी है। यानी ये कह लीजिए कि आप लोग को निगमीकरण तकरीबन हो चुका है। तो फेडरेशन इसके बाद पहला कदम क्या उठाया? सीएलसी से पुनः बातचीत किए या फिर कुछ दूसरा कदम है? देखिए, आप सबको जैसा कि पता है, एक तरफ से तो सरकार ये बोलती है कि आप लोग अति आवश्यक सेवा में हो। सब लोग कहते क्या है भारत एक लोकतंत्र देश है, तो इसमें सब लोगों को अपना विचार रखना, अपना अधिकार मांगने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो ये अध्यादेश लेकर के आई, सरकार चाहती क्या है? क्या आदमी अपना हक के लिए बोलना छोड़ दे, ये अपने अधिकार के लिए लड़ना छोड़ दे? तो ये जो हम लोग जो लगातार ये आयु निर्माणी खमड़िया के द्वारा और लगातार सारे निर्माणियों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया, खासकर आयु निर्माणी खमड़िया में लोग लगातार 17 दिन क्रमिक धरने पर बैठे रहे और बाद में फेडरेशनों ने हड़ताल की घोषणा की। तो सरकार के मन में इस भय आया कि आज केवल आयु निर्माणियाँ हमारे खिलाफ है, और जिस प्रकार और सारे जगहों से इनको समर्थन मिल रहा है, तो हो सकता है कि एक आगे चलकर बड़ा स्वरूप ले, बड़ा विरोध हो सरकार का। तो उन्होंने आनन फानन में रातों रात एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिसमें कि अति सेवा आवश्यक सेवा बता करके और बोला कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ तक कि आयु निर्माणियाँ जो है, और ख़ासकर निर्माणी जिसे कर्मचारी अपनी माँ की तरह पूछता है, तो इसको तो हम ऐसे ही सरकार के हाथों में, सरकार को मनमाने तरीके से इसको निगमीकरण या निजीकरण करने नहीं देंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो और आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आखिरकार मैं सरकार से यही बोलता हूँ, किसी भी समस्या का हल वार्ता से होता है। ठीक है, आपने चीफ लेबर कमिश्नर के पूरे 1 साल के प्रयास को नकार दिया, तो आगे फेडरेशन लीडरों को बुला करके बात करना था। लेकिन बिना बात किए रातों रात ये निगमीकरण का जो फैसला लिया, ये गलत है। क्योंकि केवल आयु निर्माणी के कर्मचारियाँ ही नहीं, बल्कि इससे देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। तो मैं सरकार से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि सरकार जो है इस निगमीकरण के फैसले पर पुनः एक बार विचार करे, ताकि आयु निर्माणियाँ सुरक्षित रहे और हमारा देश सुरक्षित रहे। तो कॉमरेड, आपका ये कहना है कि सरकार हमारी एकता से, हमारी एकजुटता से डर चुकी है,
जिसके कारण आनन फानन में अध्यादेश लाई और हमें डराने का काम किया। हम उसी तारतम्य में जानना चाहते हैं कि अध्यादेश आने के बाद आप लोगों ने हड़ताल वापस ले लिए या पुनः हड़ताल पर जाने का मन बना? देखिए, हड़ताल हम लोगों ने वापस नहीं लिया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया है। हम लोग चाहते हैं कि आयु निर्माणियाँ जिस प्रकार से देश की सेवा करती आई है और आगे भी करेगी, तो भारत के हर एक नागरिक को इसकी आवश्यकता समझनी चाहिए और हमें हर एक नागरिक का समर्थन मिलना चाहिए और उनको इस बात का आभास होना चाहिए कि ये जो लड़ाई है, ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बाकी भारत की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। भारत की सेनाओं का जो विश्वास आयु निर्माणियों के उत्पादन पे है उससे जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई सबके हित में है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आयु निर्माणियाँ जहाँ की आज मौजूदा 76,000 लगभग कर्मचारी हैं और उतने ही परिवार इससे जुड़े हुए हैं और उन परिवारों से चलने वाले जो और व्यापार जो हैं, रोजगार हैं, धंधे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, सब पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल कर्मचारियों पे ही असर पड़ेगा। तो हड़ताल फिलहाल स्थगित की गई है ताकि सबको इस हड़ताल में सबका समर्थन मिले, सबको इस लड़ाई से जोड़ा जाए, इस आंदोलन में सबकी सहभागिता बने। यानी साथियों, इनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक जनमानस की भी लड़ाई है, क्योंकि ये किसी कर्मचारियों के भविष्य से ही जुड़ा हुआ नहीं है। इनके साथ साथ पूरे देश की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा की बात भी जुड़ी हुई है। कल के डेट में यदि ये निजी हाथ में जाएगी तो क्या निजी जो कंपनियां होगी हमारे देश के सेवा शर्त को पूरी करेगी या देश के जो भी हमारे सेनाएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूरी होगी? और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तबका जो 76,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं, 76,000 परिवार रोड पर आने की संभावनाएं दिख रही है। तो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है कि आप तमाम युवाओं को जो नौकरी की अपेक्षा लगाए बैठे हैं या ये कह लीजिए कि जो युवा पीढ़ी ये भारत सरकार ये सेना, चौथी सेना के रूप में काम करने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम लोगों की भविष्य से भी जुड़ा है। अगर ये संस्था आज के डेट में निगमीकरण में तब्दील हो जाता है तो कल इनकी वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। कल के डेट में आप जो भारत सरकार की एक कर्मचारी बनने का काबिलियत रखते हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को और इस मैसेज को आप ऐसे देखिए कि जैसे आपका भविष्य ही जुड़ा हो। ये आप तमाम लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है जो भारत सरकार की सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं या देश की सेवा में, रक्षा में, सुरक्षा में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। तो आप तमाम लोग से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और एक ऐसा इस जनमानस से जोड़ें ताकि हर लोग को पता चले कि आयु निर्माणियाँ क्या है और ये क्यों अति आवश्यक है और हमारे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी तमाम मुद्दाओं से जुड़े और इसको शेयर करें। धन्यवाद। सोशल जस्टिस चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों से रूबरू हुए। धन्यवाद।